अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फेडरल बोर्ड के स्टूडियो से एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज के प्रोग्राम में जिस सब्जेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है। जो SLO के ऊपर हमने एक सिलसिला शुरू किया है, प्रोग्राम्स का सिलसिला शुरू किया और कोशिश कर रहे हैं कि इन प्रोग्रामों के थ्रू जो है ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि टीचर तक जितनी भी आगाही जा सके और इस SLO को इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जो है इसको सक्सेसफुल किया जा सके। तो आज भी इस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए जो स्टूडियो में मेरे साथ रिस्पेक्टेड प्रोफेसर साहब मौजूद हैं, जनाब प्रोफेसर आबिद लतीफ़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं इनको खुशामदीद कहूँगा। वेलकम टू द प्रोग्राम प्रोफेसर साहब। बहुत शुक्रिया। और सर सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपना एक जो है वो ब्रीफली एक इंट्रोडक्शन करवा दें अपना। माय नेम इज़ आबिद लतीफ़, हेड ऑफ़ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, RM पब्लिक कॉलेज, ऑर्डनेस रोड, रावलपिंडी। तो मुझे 25 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, और फेडरल बोर्ड से भी रिलेटेड हूँ और O लेवल क्लासेस भी मैंने पढ़ाई हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, क्योंकि डेफिनेटली केमिस्ट्री सब्जेक्ट के आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी हैं, तो मेरा जो आपसे पहला सवाल है वो ये है कि जो आपका एक एक्सपीरियंस भी है, प्रीवियस एक्सपीरियंस भी है और फिर ये SLO के हवाले से भी, तो SLO बेस और पुराने सिस्टम के हवाले से सबसे पहले तो आप इसमें क्या फ़र्क क्या समझते हैं? बेसिकली केमिस्ट्री जो है ये हम उसको मुश्किल सब्जेक्ट समझते हैं, जबकि इतना मुश्किल नहीं है, और SLO ने इसके लिए सारे मसाइल ही हल कर दिए। तो बेसिकली जो ओल्ड मेथड था, फॉर एग्जांपल जैसे इस साल भी बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो वो पहले जो पढ़ा देते थे बच्चों को KLM शेल से, तो उससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता था। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम पढ़ा रहे हैं अकॉर्डिंग टू दी SLO, तो SLO मीन्स कि वहाँ पर हमने वो क्लियर कॉन्सेप्ट कर दिया है कि S, P, D एंड F को लेना है। अब 9th में जब फंडामेंटल हम बच्चे को बता देते हैं कि बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर से की जाती है। अब जब एटॉमिक नंबर से की जाएगी तो वो बच्चे के पास जो नॉलेज आएगा नंबर 1 ये SLO बेस पे है कि नंबर 1 उसको ये मालूम हो जाएगा कि ग्रुप कौन से में है ये एलिमेंट, इसका पीरियड कौन सा है और इसकी वैलेंसी क्या है, क्योंकि वैलेंसी इज़ द फंडामेंटल ऑफ द केमिस्ट्री। अब बच्चे ने जब इस बात को समझा, और ये वाला क्वेश्चन SSC पार्ट 1 में इस साल 2001 के पेपर में भी आ चुका कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट्स। अब उन एलिमेंट्स के अंदर देखें, अब ये क्वेश्चन नंबर इसमें 5 है, मैग्नीशियम दे दिया है, नाइट्रोजन दे दिया है और सिलिकॉन दे दिया है। अब इसके अंदर कुछ तो मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं। अब जब बच्चे को पढ़ाया जाता है तो उसको बताया जाता है कि बेटा देखें इसके साथ ही इसमें जो है एटॉमिक नंबर गिवन है। अब एटॉमिक नंबर की बेस पे वो इसको अप्लाई करेगा। जब बच्चा अप्लाई करेगा तो उसको नॉलेज हो जाएगा कि ये कौन से ग्रुप से है, क्या इसकी वैलेंसी है, इसने किस तरह से आगे कंबाइन होना है। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को आगे कोरिलेट करने के लिए ये SLO बेस की सारी बात है कि इसके लिए उन्होंने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, शो द फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन। अब जब कैटाइन की फॉर्मेशन हो रही है तो बच्चे को ज़ाहिर है ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसने की है, जैसे मैग्नीशियम है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, सो इट कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन या हम कहें 3 इलेक्ट्रॉन है, नहीं 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर सकता है। दैट इज़ वाई कि वहाँ उसकी वैलेंसी +2 हो गई। अब जब +2 होगी तो वो इसको बनाएगा आगे, तो उसको पता चल जाएगा कि हाउ टू मेक द कैटाइन। अब इसी तरह से नाइट्रोजन है इसमें, अब वो उसकी वैलेंस शेल को चेक करेगा कि वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उस नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए कि अपना शेल कंप्लीट करें। इसी तरह सिलिकॉन के साथ है। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं ये SLO बेस पे हैं, जबकि ओल्ड पैटर्न पे ये बातें नहीं थी। उसमें क्या था कि हमें सीधा क्वेश्चन हम दे देते थे कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो बच्चा वो रटा होता था K में इतने, L में इतने हैं, तो वो उसने शेल बना के उसको ख़त्म कर दिया। जबकि आप ये जो टेक्निक अगर बच्चा समझता है SLO बेस पर, तो वो FSC तक वो इसके लिए फ़ायदेमंद है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जब टीचर पढ़ा रहे हों तो वो उस वक्त ये बात भी वहाँ एक्सप्लेन करें कि देखें ये कोई नई चीज़ नहीं, हमने इसको SLO बेस पे जब किया है तो वी शुड नो कि इसका ग्रुप क्या है, इसका पीरियड क्या है, इसकी वैलेंसी क्या है। इसके लिए क्यों ज़ाहिर है इसके बगैर केमिस्ट्री हम पढ़ा ही नहीं सकते। तो बेसिक असल ये इसकी रिक्वायरमेंट है।
अच्छा सर, प्रोफेसर साहब मैं अगले अपने क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा और कन्फ्यूजन जो पाई जाती है वो रिकमेंडेड और रेफरेंस बुक्स के हवाले से है, तो इसके ऊपर काइंडली आप ज़रा बताइएगा, क्योंकि डेफिनेटली हमारा मकसद ये है कि जो लोग हमें देखें या सुने उनकी जो ये कन्फ्यूजन जो जहन के अंदर है इसको दूर किया जा सके। ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। बेसिकली जब हमने स्टार्ट किया था SLO बेस, चेयरमैन साहब ने हमें कहा, तो उस वक्त जब ये बात हुई कि ओपन बुक एग्ज़ाम होगा तो बड़ा लोगों ने कहा जी ये कैसे हो सकता है कि ओपन बुक एग्ज़ाम हो, तो हम बच्चों को कैसे पढ़ा सकेंगे, हमारे पास टाइम कम है। जबकि बाद में ये देखा गया कि अगर वो रेफरेंस बुक्स हमने जब दी तो वो 4 किताबों का मतलब है कि बेसिक थीम तो वही था। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप KPK की बुक में देखें या बलूचिस्तान को देखें, नेशनल बुक को देखें, वो सेम है। आप लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, KLM से शो किया हुआ है, लेकिन आप इसमें अगर आप चले जाएँ बलूचिस्तान में और KPK में, तो उन्होंने जो है वो SPDF के लिहाज से कर दिया है। अब जब SPDF को किया उन्होंने, तो वो डिटेल में जब एक्सप्लेनेशन हुई वहाँ पे, तो टीचर्स को एक्सप्लेन किया गया, हमने मॉडल पेपर बनाए वहाँ पे। मॉडल पेपर बना के जब भेजने शुरू किए तो उन टीचर्स ने जब देखा और बच्चों ने देखा तो बड़े खुश थे कि ये तो वही चीज़ है, लेकिन सिर्फ हमारे पास एक नॉलेज इंक्रीज़ कर दिया गया है। नॉलेज इंक्रीज़ मीन्स फॉर एग्जांपल कि वो O लेवल की बुक ले लें या इंटरनेट से उठा के ले लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम वो एलिमेंट्स हम कहें जी पहले 20 सिर्फ हम पढ़ाएंगे, नहीं। अब बच्चा अगर चाहे तो वो इसके अलावा भी एलिमेंट्स देख के इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को चलाते हुए आगे बढ़ सकता है और ये नॉलेज को इन्हांस अपना कर सकता है। यही वजह है कि जब एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं तो बच्चे क्यों रह जाते हैं कि वो कहते हैं जी हमारी किताब में तो दिया था कि सोडियम ऑक्साइड की फार्मेशन बताएं, तो ये पोटाशियम ऑक्साइड कहाँ से आ गया। तो SLO ने ये मसला हल कर दिया। अब SLO बेस जब हम करते हैं स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव, तो वहाँ पर क्या हमारे पास है कि बच्चे को हम एक्सप्लेन करते हैं कि बेटा देखें ये जो मैग्नीशियम है ये सेकंड ग्रुप का है। अब अगर मैग्नीशियम की जगह कैल्शियम दे दिया जाए जो कि उस बुक में नहीं है, तो कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं। बच्चा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेगा और उसको पता चल जाएगा कि भाई ये तो वही 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसके आउटर में शेल में। इसके अंदर ग्रुप एंड पीरियड अगर वो चेक कर रहा है तो उसको ग्रुप का भी पता चला, ग्रुप भी वही आ रहे हैं, तो वो कहेगा भी वैलेंसी तो वही आ रही है। अब इसको आगे वो एक्सप्लेन जब करता जाएगा तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसी तरह से हमारे पास सिलिकॉन है तो कार्बन दे दिया जाए। अब वो कहे जी कार्बन कहाँ से आ गया बीच में, हमने तो कार्बन स्टडी नहीं की है, तो जबकि ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ ज़रा ज़हन में रखते हुए कि SLO बेस ने बहुत से मसाइल हल कर दिए, बच्चों के भी और टीचर्स के लिए भी आसानियाँ पैदा कर दी। अब वो जो मॉडल पेपर हमने दिए उनको देखा बच्चों ने भी और टीचर्स ने भी, और फिर जब ये पेपर आया तो बच्चे दे वर वेरी हैप्पी और माशाल्लाह देखें रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा रहा। जिस तरह आपने कहा रिकमेंडेड और रेफरेंस बुक के हवाले से आपने बात की, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के हवाले से आप कह सकते हैं, आप कहीं से भी मटेरियल ले सकते हैं अपनी तैयारी करने के लिए। हाँ जी, मैंने यही कहा ना कि देखें अगर इंटरनेट से भी आप ले लें तो कोई मसला नहीं है, O लेवल की बुक से भी ले लें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ यही है कि वहाँ पर थोड़ा सा इन्हांसमेंट की गई। अब वहाँ पर जब डिटेल ज़्यादा उसको बच्चे को मिलती है तो उसका जो है ब्रॉड माइंड होता है। अब वो उस लिहाज से फिर बताता है कि जी ये चीज़ ऐसे एक्सप्लेन की जाएगी। अब मैं ये इसी का आपको बताता हूँ कि तीसरा क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम्पल इसी की एप्लीकेशन दे दी है। आप इसी की एप्लीकेशन क्यों कि हमने इसको कैटेगराइज कर दिया 3 हिस्सों में, नॉलेज बेस, अंडरस्टैंडिंग बेस एंड एप्लीकेशन बेस। अब ये हमें यही देखना है कि नॉलेज बच्चे को है अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का। देखें पहला क्वेश्चन जो 5वां पे मैंने देखा है आपको बताया है, तो 5वें क्वेश्चन में वो नॉलेज दे दिया गया कि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। उसको फिर आगे हमने चलाया, उसको अंडरस्टैंडिंग तक बच्चों को ले गए, तो वहाँ बताया कि जी कैटायन फॉर्मेशन कैसे होगी। अब बच्चे ने जब कैटायन फॉर्मेशन देखी तो उसने फिर आगे देखा कि आगे एक रूल दे दिया गया कि बताएं जी डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन करें। अब वो जो एप्लीकेशन दे रहा है ऑक्टेट रूल की, तो उससे ये मसाइल सारे हल हो जाएंगे। तो अब ये जो हमने यहाँ पर देखा कि तीसरा क्वेश्चन ये सारा SLO का एक सीक्वेंस है, ये SLO का एक सीक्वेंस है जो बच्चे को दिया जाता है। ये नहीं कि हमने ऐसे ही रैंडमली दे दिए, बल्कि उसको सिस्टमेटिकली बच्चे के तक ले गए, उसको फिर एक्सप्लेन किया इन डिटेल, और फिर बच्चे इस काबिल हुआ कि वो बता सके कि ये ऑक्टेट रूल क्या चीज़ है। अच्छा सर, मैं अपने तीसरे सवाल की तरफ आऊँगा और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जिस तरह हम स्टूडेंट की बात करते हैं और डेफिनेटली जो टीचर का रोल है वो बड़ा अहम रोल है।
जितनी चीज़ें भी तैयार करनी है इन्फॉर्मेशन के हवाले से, जिस तरह हम बात करें SLO, तो टीचर का बड़ा एक नुमाया और मेन किरदार है। तो अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ, अगर हम मेथड ऑफ जो टीचिंग है, टीचिंग की अगर हम बात करें तो वो क्या होना चाहिए अगर SLO को बेस बनाएं, और अगर आप अपनी मिसाल दे के अगर समझाना चाहें तो वो क्या किस तरह बताएंगे आप? देखें जी, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास कुरिकुलम 2006 की बात हम करते हैं। तो कुरिकुलम 2006 में सबसे पहले तो वो टीचर इस बात को देखें कि ये जो टॉपिक हमें दिया गया है, ये वाला टॉपिक मैंने इसको डिटेल से पढ़ानी है और एक एग्जांपल नहीं देनी। तो वो कुरिकुलम के अंदर तो उन्होंने बता दिया है, फॉर एग्जांपल जैसे ये कैटायन फॉर्मेशन है या राइट दी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी। अब ये नहीं है कि हम कहें जी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नाइट्रोजन है तो वही हम पढ़ाएंगे, नहीं, उसे आप आगे बढ़ें, आप उसको चेंज करें। और जो टीचर पढ़ा रहा हो तो उसी वक्त एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है, उसके साथ ही फॉर एग्जांपल फास्फोरस की दे दे वो। अब जब फास्फोरस आएगा तो एटॉमिक नंबर बताए वो टीचर कि देखो बेटा इसका 15 एटॉमिक नंबर है, अब मुझे बताएं इसका ग्रुप क्या है, इसका पीरियड क्या है, इसकी वैलेंसी क्या है। चूँकि वो ऑलरेडी पढ़ा चुका है, उसी वक्त क्लास में वो क्वेश्चन दे के लिख दे बोर्ड के ऊपर SLO बेस क्वेश्चन। अब जब वो लिखेगा कि राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आइडेंटिफाई द ग्रुप, पीरियड एंड वैलेंसी, तो ये वाला लिखने के बाद क्लास में वो 5 मिनट के लिए राउंड लगाए, वो देखेगा कि बच्चे उसको लिख रहे हैं। तो यही हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि बच्चा उसको SLO बेस पे, चूँकि ज़ाहिर फास्फोरस उसने पढ़ा ही नहीं था, टीचर ने उसको क्वेश्चन दे दिया है, अब वो बच्चा लिख रहा है तो उससे उसको आइडिया हो जाएगा कि बच्चे इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं जो बात मैंने समझाई थी। अदरवाइज जो ओल्ड मेथड था उसमें हम क्या करते थे, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बुक में लिखी हुई है तो बच्चा उसको रट लेता था कि ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है और उसी को उसने रट लिया और उसको रिप्रोड्यूस कर दिया। जबकि SLO बेस पे अब फास्फोरस आ गया, फास्फोरस तो बुक में दिया नहीं है, लेकिन अब क्या है कि उस बच्चे ने अपने उस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया, उस कॉन्सेप्ट को चलाते हुए आगे बढ़ेगा। तो इसका मकसद ये हुआ कि बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए थोड़ा सा टीचर ये है कि क्लास के अंदर उसी वक्त 5 मिनट या 10 मिनट आखिरी जो हैं अपने पीरियड के, वो इस चीज़ के लिए सेव करें कि मैंने बच्चे को एक क्वेश्चन ज़रूर देना है और हर रोज़ एक क्वेश्चन देगा तो बच्चे के लिए वो ईजी हो जाएगी। तो ये आसानियाँ जो पैदा हुई SLSO के बेस में। अब जो मेरा अगला क्वेश्चन है, अगर हम एनुअल जो हमारा 2022 वाला जो एनुअल है, अगर केमिस्ट्री के जो हमारे क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सामने रखते हैं, और अगर सामने रख के अगर मैं पूछूं तो जो एक तो मुझे एग्जांपल्स दे के मज़ीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके चीज़ों को, उनको जो SLO बेस के ऊपर आप समझते हो जो क्वेश्चन पेपर बना था वो SLO बेस के ऊपर बना था, और उसको सामने रखते हुए क्या इंस्ट्रक्शन जो है वो आप देना चाहेंगे? देखें, अभी जो मैंने एक्सप्लेन भी किए हैं, तो सबसे पहले SSC 1 का ही पेपर था, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं कि बेसिकली वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने लिखी बट ऑन द बेसिस ऑफ SLO। फिर उसको हमने आगे बढ़ाया, क्वेश्चन नंबर 2 जब उसकी एप्लीकेशन आगे तो अंडरस्टैंडिंग बच्चे की चेक करने के लिए कि बच्चा कितना समझा है, तो उसमें फिर क्वेश्चन देखें इन्होंने दिया है क्वेश्चन नंबर 11 कि फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। तो ज़ाहिर है जिस बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई तो उसके लिए कैटायन फॉर्मेशन प्रॉब्लम नहीं है। अब ये ज़रूरी नहीं कि बुक के अंदर जो है वो सोडियम का कैटायन फॉर्मेशन दी है तो हम कहें जी मैग्नीशियम आ गया, नहीं। चूँकि टीचर ने भी पढ़ा दिया और SLO बेस के मुताबिक भी उसको बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चे को मिल गया कि ये कैटायन फॉर्मेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं यहाँ। तो जब वहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो किस तरह से बना है वो, उस बच्चे ने चूँकि सोडियम के लिए पढ़ लिया है तो मैग्नीशियम के लिए पढ़ लेगा, उसको भी लिख सकेगा। अब इसी तरह से फिर आगे तीसरे नंबर पे जो हमने SLO बेस, तो SLO बेस का मतलब ये नहीं है कि एक क्वेश्चन दे दिया तो SLO, वो उसका एक लिंक है कि आप देखें इस क्वेश्चन पेपर को तो लिंक है, एक क्वेश्चन जो है दूसरे से लिंक है, दूसरा जो है तीसरे से, यही SLO बेस हमारा है कि जिसके मुताबिक बच्चे के कॉन्सेप्ट को हमने ब्रॉड करना है और वो बच्चा जो है जितना ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाएगा तो आगे उसके एप्टीट्यूड टेस्ट जो आते हैं उसमें भी क्वालिफाई कर पाएगा। तो वो जितने टेस्ट अपने फेडरल बोर्ड के होंगे उससे में उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बेसिक चीज़ ये है कि SLO जो हमने किया है इसमें हमने उस क्वेश्चन को बनाते वक्त इन बातों को 3 कोग्निटिव लेवल जो मैं बात कर रहा था कि एप्लीकेशन बेस, नॉलेज बेस और अंडरस्टैंडिंग बेस को भी ख्याल रखा गया है। ये नहीं कि ऐसे क्वेश्चन बना दिए मैंने, इसलिए सिर्फ
ये टाइम की कमी की वजह से ये 3 क्वेश्चन यहाँ सेलेक्ट किए थे। अब यही चीज़ अगर आप चले जाएं एसएससी पार्ट 2 में, तो वहाँ पर भी आप देखें कि बच्चे का कॉन्सेप्ट यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप एसएससी 2 में जाते हैं तो वहाँ पर है आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए बच्चे को वो 9th वाली वैलेंसी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर उस बच्चे को वो कॉन्सेप्ट है तो वो बॉन्ड वहाँ से चेक करके बता देगा, क्योंकि इसको हम कंडेंस फार्मूला बना देते हैं, तो वो बच्चा बता देगा कि ये जो है हमने स्ट्रक्चर को मैंने ओपन करके किस तरह से वैलेंसी को पूरा किया और ये क्या कंपाउंड बन रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कीटोन अगर है तो कीटोन में अगर वो CH3 CH3 लिख दिया जाए, अब ज़ाहिर है इस तरह देखने पे तो उसको ईथर नज़र आ रहा है, लेकिन जब उसने वैलेंसी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया तो पता चला कि वहाँ पर वैलेंसी सेटिस्फाई ईथर के लिहाज से नहीं हो रही बल्कि कीटोन के लिहाज से, यानी डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर CH3। अब ये जब बच्चा उसको देखेगा तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से गया, 9 से। अब वो 10th में जब आया तो 10th में भी SLO बेस्ड क्वेश्चन। अब इसके अंदर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है 6 और लॉन्ग क्वेश्चन भी, उसमें भी आइडेंटिफाई द फंक्शन ग्रुप इन द फॉलोइंग। अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो B पार्ट दिया गया है तो इसके अंदर क्या किया है कि उस क्वेश्चन को उन्होंने कंडेंस फॉर्म में लिख दिए। अब अगर एक बच्चा उसको रट लेता है तो रटने से इसका आंसर वो नहीं देगा जब तक कि वो अपने SLO क्लियर ना करे। अब उसके मुताबिक ये है कि वो वैलेंसी 9th वाला कॉन्सेप्ट 10th में भी आ गया और आगे चलता जाएगा। इसी तरह से इसमें रिएक्शंस, फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर अगर हम देखते हैं एसिड बेस वाला, तो एसिड बेस चैप्टर के अंदर क्या है कि वहाँ पर वैलेंसी का मेन कॉन्सेप्ट है। अब एल्युमिनियम का अगर रिएक्शन क्लोरीन से कर दिया जाए तो AlCl3 बनेगा। क्यों बनेगा? बिकॉज एल्युमिनियम बिलोंग टू दी 3rd ग्रुप। अब वो 3 वैलेंसी का कॉन्सेप्ट बच्चे के ज़हन में आएगा तो AlCl3 लिखेगा। तो ये है SLO बेस। तो पहले क्या होता था, हम रट लेते थे, बच्चा उसको रट दिया कि ठीक है जी आप AlCl3 लिख लें। अब वहाँ पर अगर वो हमने चेंज कर दिया एलिमेंट तो पता चला कि बच्चा तो लिख नहीं पा रहा वो। अब इसलिए वो ये जो 9th का कॉन्सेप्ट 10th में चला गया। अब 10th में जाने के बाद भी पूरी वहाँ पर केमिस्ट्री जो है वो बेस कर रही है। ये जो मैंने भी एग्जांपल ली 3 क्वेश्चन, तो ये 3 क्वेश्चन ही बेस करते हुए वो पूरी हमारी आगे 10th वाली केमिस्ट्री भी चलेगी। और यही कॉन्सेप्ट आप अगर चले जाएं फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में भी ये एप्लीकेबल है। और ये हमारा फंडामेंटल ऑफ द केमिस्ट्री है। इसलिए मैं समझता हूँ कि SLO बेस ने बहुत से मसाइल हल कर दिए हैं और अब बच्चा कम से कम उसको अगर पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसको आउटपुट भी उसको नजर आएगी, उतना ही मिलेगा। आपने बड़ी डिटेल से जो है वो बात की। जो 2022 का जो एनुअल एग्ज़ाम हुआ उसका जो केमिस्ट्री का पेपर था 9-10th के ऊपर, तो मेरा आपसे कोई अगला क्वेश्चन ये है, जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसको जो पढ़ाने का तरीकाकार है, जो दूसरे अपने साइंस सब्जेक्ट हैं उनसे कोई डिफरेंट है, कोई मुख्तलिफ है? बात ये है कि देखें सब्जेक्ट ये वेरी करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिज़िक्स हो गया, बायो हो गया, तो तीनों का अपना स्टाइल डिफरेंट है। हमारे पास अगर केमिस्ट्री को देखें तो बच्चों को इसलिए मुश्किल लगती है कि वो बेसिक से स्टार्ट नहीं लेते। जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि हमें वैलेंसी मालूम होनी चाहिए, वैलेंसी मालूम होगी तो बच्चा आगे चलेगा। अब हमें बच्चे को पढ़ाते वक्त इस चीज़ पे स्ट्रेस करनी चाहिए कि देखें बेटा ये हमने पढ़ना है। आप फिज़िक्स हैं तो फिज़िक्स में तो लॉज वगैरह हुए वहाँ कर लिए, हमारे पास भी लॉज हैं, लेकिन जो बेसिक केमिस्ट्री हमारी हो रही है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से स्टार्ट हुई एंड देन उसमें लॉज वगैरह आ गए, फिर फार्मूला उसमें आ गए, फिर हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड आ गए हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अब यही वजह है कि देखें FSC में भी जा गए, जो पहला स्टाइल था उसके मुताबिक बच्चे रट लेते थे जी कीटोन RCOR है। अब उनको पता ही नहीं होता था R क्या चीज़ है। तो बच्चे को जब तक आप बेसिक नॉलेज नहीं देंगे क्लास में, उस वक्त तक बच्चा आगे नहीं चल सकता। और केमिस्ट्री के लिए ख़ास तौर पर यह है कि ये फिज़िक्स से, बायो से और मैथ से डिफरेंट है। अब यहाँ हमें ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। जो मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ उस लिहाज में ये होता है कि मैं एक क्वेश्चन दे दिया, लेक्चर देने के बाद मैंने ऊपर बोर्ड पे लिख दिया SLO बेस्ड क्वेश्चन। अब बच्चे से मैंने वो क्वेश्चन पूछना है कि जो इससे रिलेटेड तो हो मेरे लेक्चर से, लेकिन एग्जैक्ट वही ना हो। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी कि मैग्नीशियम की जगह मैंने वहाँ पर फास्फोरस लिख दिया। अब वो फास्फोरस बच्चा उसके ऊपर कोशिश करेगा
अब ज़ाहिर है उसका ग्रुप फाइंड करेगा, पीरियड फाइंड करेगा, उसकी वैलेंसी फाइंड करेगा। तो ये उसका स्टार्ट हो गया। जब बच्चा वहाँ लिखेगा तो अब टीचर का काम है कि तेज़ी से अंदर घूमे क्लास में, बच्चों को चेक करें। तो वो देखेगा कि अगर वो 40 की क्लास है तो उसमें से 5 या 6 बच्चे होंगे जो ये नहीं लिख पाएंगे, बाकी ने लिख लिया 35 ने। तो अब वो 5 बच्चों को ज़रा सा हिंट दे कि बेटा देखें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें। उसने लिख लिया, लो बेटा इसका बैलेंस शेल मालूम कर लें। तो बैलेंस शेल उसने निकाल दिया, आप देखें बेटा बताएं इसकी वैलेंसी क्या है। तो इस तरह से अगर डेली भी कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि बच्चों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी और टीचर्स के लिए भी आसानी हो जाएगी कि इसको पढ़ाना कैसे है। तो ये सबसे मेन पॉइंट है और ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि टीचर जो है उसका मेन रोल होता है क्लास के अंदर। आप वो बच्चे को जहाँ तक उठा के ले जाएं, आप अगर वो बच्चे को जितने उस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से करवाएगा, वो उसका बेनिफिट उसको फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम जब होगा उसमें उसको नज़र आ जाएगा। अच्छा प्रोफेसर साहब, क्योंकि प्रोग्राम के आखिर में मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि क्योंकि ये जो SLO सिस्टम है इसमें हम तमाम जो हैं वो पार्टिसिपेंट्स हैं, हमने तमाम ने मिल कर इसको जो है वो आगे लेकर चलना है। तो इसकी बेहतरी के लिए आप कुछ सजेशन देना चाहें हमारे इस प्लेटफॉर्म से? मैं समझता हूँ कि ये तो सबसे पहले बड़ी अच्छी एफ़र्ट हुई कि SLO बेस हुआ। फिर उसमें हमने 3 मॉडल पेपर बनाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह उन 3 मॉडल पेपर से थोड़ा सा आइडिया हुआ टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी कि ये पेपर कैसा होना चाहिए। लेकिन इसको रुक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है अगर ये रुक गया तो इसका मतलब है कि बच्चे और टीचर यही समझेंगे कि यही 3 मॉडल पेपर हैं, इनके मुताबिक ही क्वेश्चन पेपर आएंगे। अब इसके लिए हमें चाहिए कि हम सबसे पहले तो इसी तरह से मॉडल पेपर तैयार करें जो कि बिल्कुल इससे रिलेटेड हों और SLO बेस क्वेश्चन बने और बच्चों के लिए भी आसानी पैदा हो। नंबर 2 ये कि जैसे ट्रेनिंग वर्कशॉप बहुत हुई यहाँ पर फेडरल बोर्ड में, चेयरमैन साहब ने बहुत करवाई। अब इसी तरह से अब भी अगर करवाई जाएँ तो बजाय इसके कि कॉलेज में यहाँ पर फेडरल बोर्ड में हम करवाएं, तो जिस तरह APS हैं तो उनके अपना एक सिस्टम है, तो वहाँ पर एक रखवा दी जाए और एक ट्रेनर को भेज दिया जाए, फ़ज़ाइया में भेज दिया जाए। FG हो गया स्कूल, उन पे वहाँ पर एक जगह इकट्ठा करके उसको करवा दिया जाए। तो इसी तरह से ये SLO बेस एक वर्कशॉप हुई थी स्वाबी में, तो वहाँ पर भी मुझे ऐसे ट्रेनर भेजा गया। तो उससे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जो वहाँ पर मोस्टली पेशावर के थे तो उनको जब हमने बताया तो दे वर वेरी हैप्पी कि भाई ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही चीज़ें जो हम पढ़ा रहे हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि एग्जैक्ट हम चूँकि किताब थी उसी की एग्जाम्पल पढ़ा के बाकी स्टॉप कर देते थे। अब एग्जैक्ट वही बुक की एग्जाम्पल हमने नहीं देनी, तो जब उनको बताया गया कि देखें ये एग्जाम्पल भी आप दें, इसको इस एग्जाम्पल से भी एक्सप्लेन करें, तो वो कॉलेज लेवल में चले जाएं, SSC लेवल में जाएं, तो आपको पता चलेगा कि जब आप बच्चे को उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वास्ट फील्ड क्रिएट करेंगे तो बच्चे के लिए उतनी आसानी होगी। और अभी आपने देखा कि रिज़ल्ट भी जो आया उसमें काफ़ी बेहतर है। 10th में आप देखें तो 9th में भी थोड़ा सा वो बच्चे चूँकि फेयर था कि जी SLO, लेकिन अब वो SLO उन बच्चों के दिमाग से ये फेयर उतर गया है कि ये कोई मुश्किल चीज़ है। अब बच्चे उसकी तरफ पढ़ रहे हैं। अब जो नया हमारा सेशन शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम देख रहे हैं कि बच्चों को फ्राम द बिगनिंग जब हमने SLO बेस इस तरह से क्वेश्चन दिए, उन बच्चों की रिस्पांस बहुत अच्छी थी। तो मैं ये फेडरल बोर्ड से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसी तरह से हमारे पास ये कुछ मॉडल पेपर बनाए जाएं और इसी तरह से वर्कशॉप जो हैं टीचर्स के लिए की जाएं ताकि ये जो इनका फेयर है वो दूर हो जाए। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपके टाइम का। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हमने केमिस्ट्री सब्जेक्ट को डिस्कस किया, SLO को डिस्कस किया और कोशिश की कि जो क्वेश्चन जो क्यूरीज थी वो प्रोफेसर साहब से उनका हमने जवाब लिया। इसी के साथ अपने मेज़बान तारिक राजपूत जराल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बान।